जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। ज्योग्राफी का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आज अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट डायरेक्टली लिंक्ड होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। मतलब जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप्ड होगा उतना ज़्यादा वो कंट्री इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होगी, इकोनॉमिकली डेवलप्ड होगी, इन जनरल उसका डेवलपमेंट बहुत हाई होगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये मैन्युफैक्चरिंग टर्म का क्या मतलब होता है? तो बड़ा सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है? जब रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाए और रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके कन्वर्ट किया जाए इनटू फाइनल गुड्स या फिर फिनिश्ड गुड्स। और ये जो फाइनल गुड्स हैं इन्हीं के प्रोडक्शन को अपन क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इकोनॉमिक्स में तुमने 3 सेक्टर्स पढ़े होंगे। एक होता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग आता है सेकेंडरी सेक्टर में, होपफुली ये तुम्हें पता होगा। और सेकेंडरी सेक्टर का काम ही यही है कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करो, उसे प्रोसेस करो और उसको कन्वर्ट करो फाइनल गुड्स में। और फाइनल गुड्स के ही प्रोडक्शन को अपन क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की। ऐसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंसेस लिखी जा सकती हैं, लेकिन किताब बात करती है 4 इंपॉर्टेंसेस की। पहली है उसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्लस इट reduces dependence upon agricultural economy। मतलब एक तो इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगी, मान लो इंडस्ट्रीज नए नए ट्रैक्टर्स बना रही हैं, नए नए थ्रेशर्स बना रही हैं, पीवीसी पाइप्स बना रही हैं, इरिगेशन के लिए ड्रिप स्प्रिंकलर के लिए नए नए इक्विपमेंट्स बना रही हैं, तो एग्रीकल्चर मॉडर्नाइज होगा। तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में हेल्प करती है। प्लस इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल किसी गांव के पास में नई इंडस्ट्री खड़ी हो जाए तो लोग इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे, और इंडस्ट्री में जाके काम करेंगे तो उनकी जो डिपेंडेंस है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे वो कम होगी। तो पहला मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस अपॉन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। दूसरा, इट हेल्प्स इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। ये तो बेहद सिंपल है। प्लस इट रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब एक तो जब नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो गरीबी खत्म होगी। तो इट इरेडिकेट्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। प्लस इट रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज का मतलब क्षेत्रीय भेदभाव। कोई एक एरिया ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो और कोई पिछड़ा हुआ हो, जैसे ट्राइबल एरियाज। तो अगर पिछड़े हुए एरियाज में हम नई नई इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो वो एरिया, वो इंडस्ट्री दोनों ग्रो होंगे। और जब एरिया ग्रो होगा तो जो रीजनल डिस्पैरिटी थी, जो क्षेत्रीय भेदभाव था, जो डिफरेंस था, जो अंतर था, वो कम होगा। तो इट रिड्यूसेस रीजनल डिस्पैरिटीज। तीसरा, अगर तुम गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक्सपोर्ट भी करोगे, और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात है, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लीड्स टू इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज है। और ट्रेड एंड कॉमर्स से हमें क्या मिलता है? फॉरेन एक्सचेंज। होपफुली शायद तुमने एक टर्म सुना हो, फॉरेन रिजर्व्स।
फॉरेन रिजर्व्स का सिंपल मतलब कि कोई भी कंट्री इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए खुद को प्रिपेयर करके रखती है। जब कभी इकोनॉमी में कुछ उतार चढ़ाव आए तो ऐसे रिजर्व्स रखती है जो कि उस समय पे काम आ सकें। जैसे कुछ गोल्ड रखेगी, डॉलर रखेगी, और क्योंकि डॉलर यूनिवर्सल करेंसी है तो जब भी इकोनॉमी में कुछ दिक्कत आएगी तो वो डॉलर को यूज़ करके खुद को रिवाइव करने की कोशिश करेगी। उसको बोलते हैं फॉरेन रिजर्व। और उसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका है? फॉरेन एक्सचेंज का। तो जब हम ट्रेड बढ़ाते हैं तो हमें डॉलर मिलता है, वो फॉरेन एक्सचेंज की तरह से काम करता है। और फोर्थ पॉइंट शुरू से ही बोलते आ रहे हैं अपन कि जिस भी कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिस भी कंट्री का डेवलप करेगा, उस कंट्री में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हाई होगी, उस कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इन जनरल अच्छा होगा, हाई होगा। एक चीज और, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप में होते हैं। क्यों? इंडस्ट्रीज अगर ग्रो करेंगी तो एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आएगा, एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन आएगा तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो प्रोडक्शन कहाँ काम आएगा? एग्रो इंडस्ट्रीज में। तो फिर इंडस्ट्रीज और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो इंडस्ट्रीज की ग्रोथ से लिंक्ड है एग्रीकल्चर की ग्रोथ, और एग्रीकल्चर की ग्रोथ से लिंक्ड है इंडस्ट्रीज की ग्रोथ। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में ऑपरेट करते हैं, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। अच्छा, इंडस्ट्रीज की सिचुएशन को और बढ़िया बनाने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? एक तो हमें अपने इंडस्ट्रीज को एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। एफिशिएंट से मतलब कि कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे, ऐसी इंडस्ट्री हमें बनाने की ज़रूरत है। कम से कम पैसा लगा के, कम से कम लेबर लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ, वो कैसी इंडस्ट्री होगी? एफिशिएंट। और किसी भी इंडस्ट्री को एफिशिएंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करो। तो एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है, मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है, और क्वालिटी पे तो कोई सवाल ही नहीं है। जितनी बढ़िया क्वालिटी होगी प्रोडक्ट की उतनी बढ़िया बात है। तो हमें एक्सीलेंट क्वालिटी देने की ज़रूरत है। और लास्ट, इंडस्ट्री वो बढ़िया है जो सेल्फ सफिशिएंट है या वो जो कि किसी और पे डिपेंडेंट है? बड़ा सिंपल जवाब है, सेल्फ सफिशिएंट। तो हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को एफिशिएंट बनाना है, मॉडर्नाइज करना है, क्वालिटी को बेटर करना है और सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, तो हमारे इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा रैपिड पेस पे ग्रो करेंगे। ये बात हुई इम्पोर्टेंस की कि इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद एक अगला टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है वो देखते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडस्ट्रीज जीडीपी में 27% कंट्रीब्यूट करती हैं। 27% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में किसका है? इंडस्ट्रीज का। इस 27% में से 17% कंट्रीब्यूशन, सिर्फ 17% कंट्रीब्यूशन किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का। इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है 27%, लेकिन सिर्फ 17% किसका है? मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट कम है, बेहद कम है। और जो बचा हुआ 10% है वो कहाँ से आता है? वो आता है माइनिंग से, क्वेरिंग, इलेक्ट्रिसिटी और गैस। मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना है? सिर्फ 17%, जो कि बेहद कम है। और ये तुम समझ पाओगे जब तुम कंपैरिजन देखोगे कि ईस्ट एशियन इकोनॉमीज, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया वगैरह, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन होता है 25 से लेके 35% के आसपास, और हमारा कितना है? सिर्फ 17%, जो कि बेहद कम है।
तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए और बढ़िया बनाने के लिए सरकार ने 2004 में एक काउंसिल बनाई, NMCC। कब बनाई है? 2004 में। और NMCC की फुल फॉर्म है नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ये सरकार ने बनाई ताकि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हों। यहाँ तक होपफुली तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ तक कुछ है भी नहीं ऐसा समझने लायक, बड़ा सिंपल सा है। कुछ फैक्ट्स हैं और कुछ नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज से नॉर्मली रिलेटेड होती हैं। अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल लोकेशन, कि अगर कोई इंडस्ट्री किसी आदमी को लगानी है तो उसको लगाने के लिए वो किन फैक्टर्स का ध्यान रखेगा, किन फैक्टर्स को कंसिडर करेगा। और ये रटने वाला टॉपिक नहीं है, बुद्धि विवेक का टॉपिक है। अगर तुम थोड़ा बहुत सोचोगे तो तुम्हें खुद भी समझ में आएगा कि अगर इंडस्ट्री लगानी है तो सबसे बेसिक चीज़ क्या है। इंडस्ट्री को लगाने के लिए पहला तो तुम किसी भी ऐसी जगह पर इंडस्ट्री नहीं लगाओगे जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई इंडस्ट्री वहीं लगाओगे ना जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल हो आसानी से, तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा, इंडस्ट्री लगानी है तो लैंड चाहिएगी ना, तो लैंड। लेबर, काम करने के लिए लेबर चाहिए, और लेबर कैसी चाहिए? स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों, प्लस चीप हो, सस्ती हो, सस्ती से सस्ती लेबर मिले। कैपिटल पैसा, इंडस्ट्री लगाने के लिए भी पैसा चाहिए, और फिर इंडस्ट्री जब लग गई उसके बाद उस इंडस्ट्री के आसपास बैंक फैसिलिटीज़, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, वो सब भी होनी चाहिए। वो सब किस में आता है? कैपिटल में। एंटरप्रेन्योरशिप, जितना अभी नए स्किल से रिलेटेड काम है वो सब किस में आता है? नए आइडियाज़, नई स्किल से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप में। इसके अलावा मार्केट भी तो होना चाहिए जहां तुम अपने प्रोडक्ट को बना के बेचोगे। ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया रोड्स होनी चाहिए, रेल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, पॉसिबल हो तो वाटर कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए। इंडिया में एक बड़ा प्रॉब्लम है पावर सप्लाई 24/7 होनी चाहिए, बिजली नहीं जानी चाहिए। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। हर कोई इंडस्ट्री लगाने वाला ये सोचता है कि यार वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए जहाँ गवर्नमेंट जो है वो फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रही हो, तो फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी होनी चाहिए। अच्छा, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स में दिए हुए हैं, कुछ ज्योग्राफी में दिए हुए हैं, अपन ने सारे क्लब कर दिए यहाँ पे। एक टर्म और सुना होगा तुमने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इकोनॉमिक्स में। इन चारों के लिए जो कॉमन टर्म होता है ये क्या है? ये है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जानकारी के लिए बता दिया है, याद रख लेना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, लैंड अवेलेबल होनी चाहिए, लेबर सस्ती होनी चाहिए और स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों लेबर मिले, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट बढ़िया होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, पावर और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। अच्छा, ये सारे फैक्टर्स कोई भी आदमी कंसिडर करता है जब कोई इंडस्ट्री लगाता है, लेकिन उस इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चलती है उसके दिमाग में? उसके दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लीस्ट कॉस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया कम से कम दाम में ज्यादा से ज्यादा मुनाफे वाली स्कीम बताओ। इंडस्ट्री भले लगवा दो तुम समुद्र के बीच में, लेकिन पैसा लगे कम से कम और फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमाग में क्या चल रहा होता है कि पैसा कहां कम लगेगा। ये है इंडस्ट्रियल लोकेशन के फैक्टर्स। एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं इसी में, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। छोटा सा टॉपिक है, एक ब्रैकेट में दे रखा है, इसी सेशन में निपटा लेते हैं ताकि आगे फिर कुछ और पढ़ें। देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज।
क्लासिफिकेशन किया गया है 4 बेसिस पे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज 2 टाइप की हैं, एक है एग्रो बेस्ड और दूसरी है मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड का मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल ऑब्टेन करती हैं उन्हें बोलते हैं एग्रो बेस्ड। जैसे जितनी भी कॉटन पे, जूट पे डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं? एग्रो बेस्ड। और ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स पे डिपेंडेंट होती हैं या जिनका रॉ मटेरियल मिनरल होता है उसे क्या बोलते हैं? मिनरल बेस्ड। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वगैरह। तो रॉ मटेरियल के बेस पे 2, एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल। मेन रोल के बेसिस पे भी 2 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, एक होती है की और बेसिक इंडस्ट्री, की और बेसिक इंडस्ट्री, और दूसरी होती है कंज्यूमर इंडस्ट्री। कंज्यूमर इंडस्ट्री, देखो कंज्यूमर इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि कंज्यूमर के लिए फाइनल गुड्स बनाती हैं। कंज्यूमर के लिए जो फाइनल गुड्स बनाए और बेचे उन्हें क्या बोल रहे हैं? कंज्यूमर इंडस्ट्री। और की और बेसिक इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि किसी और इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करें। तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करे वो है की और बेसिक इंडस्ट्री, जो फाइनल गुड्स बनाए वो है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। कैपिटल के बेसिस पे भी 2 टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और एक होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अब ये चेंज होता रहता है विद टाइम, लेकिन जनरल डेफिनेशन अगर बात करें तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें किसी यूनिट में जो इन्वेस्टमेंट है वो लेस देन 1 करोड़ हो। 1 करोड़ से कम का जिन यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट हो उन्हें बोलते हैं स्मॉल स्केल, और ज़्यादा का हो उन्हें बोलते हैं लार्ज स्केल। चौथा क्लासिफिकेशन और है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। और ओनरशिप के बेस पे ये तुमने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, 4 टाइप की होती हैं, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट, तीसरी जॉइंट और लास्ट कोऑपरेटिव। ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पब्लिक होती है गवर्नमेंट ओन्ड, सरकारी जो भी है वो है पब्लिक। प्राइवेट इंडिविजुअल ओन्ड, जिनको प्राइवेट लोग ओन करते हैं। जॉइंट होती है जिसको ऑपरेट और मैनेज करे सरकार और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिलके। और कोऑपरेटिव होती है जो कि एक ग्रुप के लोगों में शेयर्ड हो कंपनी। फॉर एग्जांपल 5-7 लोगों ने मिलके एक कोई इंडस्ट्री खोल दी। अब वो इंडस्ट्री अगर ग्रो हुई, मुनाफा हुआ तो शेयर उन 5-7 का, अगर घाटा हुआ तो घाटा भी उन 5-7 का होगा। तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री वो है जो कि कुछ लोगों के ग्रुप के साथ में मिलके खोली गई हो। यह है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसके बाद एक टॉपिक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज की बात की गई है, वो अपन अगले सेशन में देखेंगे। यहाँ तक और इसमें कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। बाकी बस अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो। थैंक यू वेरी मच।